I'm Muhammad Abdul Rahman from Park Pure Line. So I'm a food technologist and a trainer at Park Pure Line. So first of all, about Park Pure Line, basically Park Pure Line is a food consultant organization working with different projects in collaboration with the academia and private sector, private industry as well. So these are our different programs that we are running. Like we are conducting, we are offering the food safety awareness sessions, uh, technical trainings and workshops and seminars. Also, we are offering our advisory and R&D facilities to food industry and private sector as well. Along with that, we have started our own food production, spices production pilot plant. Soon, inshallah, we will market our own product. So that was a little introduction about Park Your Line. So these are our academic and industrial collaborations that with these organizations we are working in collaboration. So now directly we will go towards the topic of today's training, that is how to become an effective internal auditor for food safety standards. बुनियादी तौर पे हम इंटरनल ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनल ऑडिटर की जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इनका ऑडिट कैसे किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस बारे में हम तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे. So the training structure that we are going to discuss in today's training is what is internal audit, importance of internal audit, formulating the internal audit team, then plan, do, check, act mechanism क्या होता है, इस बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. Then how to perform the internal audit, internal auditing के steps कौन कौन से हैं, फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग कैसे करनी है इंटरनल ऑडिटिंग की, और उसके बाद इसमें जो फूड सेफ्टी मैकेनिज्म है उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे रिकमेंड करनी है. सो इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल ऑडिट. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? हम देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और ऑडिट को परफॉर्म कैसे किया जाता है. तो जैसा कि हम फूड सेफ्टी के मतलब जानते हैं कि फूड सेफ्टी किसी भी इंडस्ट्री में एक बुनियादी हैसियत इख्तियार कर चुकी है. और प्रोडक्शन एंड अल्टीमेट कंसर्न उसका कस्टमर के साथ है, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर के साथ है. तो एक चीज़ जो आपको सबसे पहले देखनी है कि फूड सेफ्टी का अल्टीमेट फोकस क्या है, कस्टमर. और कस्टमर ड्राइवन जितने भी फीडबैक होते हैं उसको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर मेकिंग सम इम्प्रूवमेंट्स, फॉर मेकिंग सम रेलेवेंट इम्प्रूवमेंट्स. तो जैसे ही रेलेवेंट इम्प्रूवमेंट्स की हम बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स को हम एक चेक एंड बैलेंस और एक कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं. उस चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म को हम ऑडिट कहते हैं. ऑडिट इसलिए कहते हैं कि हम सिस्टम में कस्टमर की फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स को हम अपडेट्स को हम सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो उसी बेस पे जो भी काम करने वाले होते हैं, जो भी अपडेट्स लेके आनी है, जो भी मॉडिफिकेशंस करने वाली होती हैं सिस्टम में, हम उसको एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के तहत, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो इस बेस पे हम इस तमाम प्रोसीजर को जो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है, प्रोडक्शन स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है, सिस्टम में अपडेट्स लेके आता है, सब्जेक्ट टू दी फीडबैक ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग फूड सेफ्टी. तो इस बेस पे हम उस सारे प्रोसेस को ऑडिट कहते हैं. ऑडिट्स आर अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस टू फंक्शन, प्रोसेस और प्रोडक्शन स्टेप. एक तो जो क्वालिटी पॉलिसी डिज़ाइन की गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फूड सेफ्टी से रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, वो उन तमाम प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को, फंक्शंस को, प्रोडक्शन स्टेप्स को कैसे सिस्टम में रहते हुए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमने इनकॉर्पोरेट करना है, उस इम्प्रूवमेंट्स को हमने
सिस्टम में लेके आना है, इस सारे प्रोसेस को हम ऑडिट बोलते हैं। हम एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म वज़ा करते हैं जिस बेस पे हम जो हमारी सेट कंट्रोल पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल स्टेप्स हैं, जो सिस्टम के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस हैं, हमने उनके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को लेके चलना है। और इस चीज़ को असेस करना कि कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे हम इम्प्रूवमेंट्स को लेके आएंगे, सारे प्रोसेस को हम ऑडिट बोलते हैं। सो द मैकेनिज्म टू कंडक्ट एन ऑडिट इज designated as auditing. That is the on-site verification activity such as inspection or examination of a process or quality system to ensure the compliance to system requirements. ओके, सो ऑडिट और ऑडिटिंग। ऑडिट एक टर्म है, ऑडिटिंग एक मैकेनिज्म है। ऑडिट का मतलब है कि हमने जो हमारा सिस्टम है जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है उसको हमने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली देखना है, और इस सारे प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करना है, सिस्टम को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कैसे लेके आना है, इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमिना को हम ऑडिटिंग बोलते हैं। मींस के ऑन साइट वेरीफाई करना है हमने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को कि हमारा सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है और स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है। इन दोनों चीज़ों का आपस में जो कंपैरेटिव वर्किंग है उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। I think this is more convenient to share the screen without slideshow, so it is better easy for me because जब स्लाइड शो हम ऑन करते हैं तो कुछ सिस्टम में एरर्स आ जाते हैं, इस वजह से मैं स्लाइड शो नहीं चला रहा। तो प्लीज़ इसको ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब हम फूड सेफ्टी ऑडिट और फूड सेफ्टी इंटरनल ऑडिटिंग की बात करते हैं, फूड सेफ्टी के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी इंटरनल ऑडिटिंग की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी एक फार्म टू फोक अप्रोच है फॉर assuring the quality and safety parameters as per the given set standards. Means raw material production से लेके till कंजम्पशन बाय द एंड कंज्यूमर, इस तमाम प्रोसेस में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं फूड चेन के अंदर कि हर स्टेप पे फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। और फूड सेफ्टी को इंश्योर कैसे करना है उसके लिए दो अप्रोचेज हमारे पास होती हैं, एक इंटरनल ऑडिटिंग की अप्रोच होती है और एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग की अप्रोच होती है। सो इंटरनल ऑडिटिंग में क्या है, हम अपने कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के पेरोल पे जो एम्प्लॉयज़ को हम डेजिग्नेट करते हैं उसको इंटरनल ऑडिटर के ज़मरे में लेते हैं, और जो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे ऑडिट होता है उसको हम थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। हाउएवर हमारा स्कोप आज की ट्रेनिंग का है इंटरनल ऑडिटिंग, सो हम मेजरली इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में ही बात करेंगे। सो फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी में जो मेजर कंसर्न है, जो हैजर्ड बेस्ड अप्रोचेस को हम हैसअप के ज़मरे में डिस्कस करते हैं। सो हैसअप के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो फूड चेन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन टिल द प्रोसेसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड टू द फाइनल कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसमें इसी तरह डिलीवरी है, सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, तमाम प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस के दौरान फूड चेन में हम हर स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप पे हम फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो एक कंपनी के बिहाफ पे मैकेनिज्म डेवलप करते हैं उसको हम फूड सेफ्टी इंटरनल ऑडिट के ज़मरे में डिस्कस करते हैं। सो हम किसी भी इंडस्ट्री में इसको एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या जूसेस या बेवरेजेस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेके रॉ मटेरियल डिलीवरी और परचेज से लेके उसकी फिर प्रोसेसिंग है, फॉर्मुलेशन है, फिर उसकी पैकेजिंग है, उसकी शिपमेंट है, फिर उसकी कंजम्पशन है। कंजम्पशन मीन्स टू से हेयर कि कस्टमर का फीडबैक,
कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, उसका फीडबैक हम लेते हैं, उसी फीडबैक के ऊपर बेस करते हैं हम फर्दर चीज़ों को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आई मीन टू से कि जो फूड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हैं या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी कंसर्न, उनको हम सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। अभी जस्ट यहाँ पे एक बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, ऑडिट की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑडिट को क्यों हम करते हैं, क्यों ऑडिट परफॉर्म किया जाता है किसी भी फूड इंडस्ट्री में रिगार्डिंग फूड सेफ्टी कंसर्न्स। लाइक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं। एरर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारी सेट इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग फूड क्वालिटी पॉलिसी, उससे मुख्तलिफ किस्म की डेविएशंस आ सकती हैं। प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, मुख्तलिफ अनइंटेंशनल या इंटेंशनल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो इन तमाम एरर्स को, उन पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम ऑडिट करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ फूड फ्रॉड्स आर डिस्कवर्ड, मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली फूड फ्रॉड्स में मुलव्वस हैं, ठीक है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी कंसर्न है, इतनी इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है फॉर कस्टमर्स एंड फॉर मेंटेनिंग द चेक एंड बैलेंस रिगार्डिंग द food safety instruction and food safety policy given by the local food safety departments. So definitely वो लोग इस चीज़ पे कंसर्न शो करेंगे कि वो इंटरनल ऑडिट में एक्सटर्नल ऑडिट को कैसे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन एडवाइस अबाउट वीकनेसेस, सिस्टम में जो वीकनेसेस चल रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है एक, वहाँ पे वाटर के अंदर जो उसके TDS हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, या सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो इकोलाई के एक ख़ास किस्म के लेवल को मेंटेन कर सके। इन सारी वीकनेसेस को हमने कैसे दूर करना है, इसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इसको हम इंटरनल ऑडिट में कंसिडर करते हैं। देन हाई मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल वैल्यूज़ क्या है कि जो सेट इंस्ट्रक्शंस हैं पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी की, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करनी है, उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन प्रोसेसिंग प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है। सो इसको हम मॉरल वैल्यूज़ के ज़मरे में डिस्कस करते हैं कि ये मॉरली ही इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि जो हमने कमिटमेंट शो की है पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, या जो हमने लोकल फूड अथॉरिटीज़, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के साथ हमने अपनी कमिटमेंट शो की है, उस कमिटमेंट को हम मॉरली फुलफिल करेंगे। देन इसी तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, फिर अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इसी तरह इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम के ऊपर एक प्रॉपर ग्रिप हासिल करने के लिए, सिस्टम को इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकंसर्न हैं कि कैसे सिस्टम में क्वालिटी पॉलिसी को, स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है एज पर दी गिवन लोकल फूड अथॉरिटी और लोकल फूड डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस। सो ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस को शो करती हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। ऑडिट तो एक मीन्स टू से एक चेक एंड बैलेंस है। ऑडिट मीन्स एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना रिगार्डिंग दी ऑन साइट situations, on-site production situations, and regarding the standards as per the set policy. So audit तीन तरह के होते हैं, जिसमें हम थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट बोलते हैं और इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। बेसिक जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंटरनल ऑडिटिंग। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी ऑडिट को भी थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है, और सेकंड पार्टी ऑडिट क्या होता है। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन सेटअप का कोई थर्ड पार्टी जब ऑडिट करती है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम सर्टिफिकेट लाइक एसएप सर्टिफिकेट
लाइक ISO 22000 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया, लाइक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑडिट करवाया, उनके एक्सटर्नल ऑडिटर से, उस बंदे से, उस ऑडिटर से जिसका आपकी कंपनी के अंदर कोई स्टेक नहीं है, मीन्स टू से कि वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन ऑडिट बोलते हैं। इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, किसी इंडिपेंडेंट अदारे से ऑडिट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम थर्ड पार्टी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। इसी तरह एक होता है सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल बेवरेजेस प्रोड्यूस करती है, आप अपने बेवरेजेस के लिए रॉ मटेरियल किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से लेते हैं, किसी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर से लेते हैं। सो आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे, आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ये इख्तियार देते हैं कि आप उस प्रोडक्शन सेटअप का, उस रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर का, रॉ मटेरियल सप्लायर का जाके ऑडिट करें, इस चीज़ को एवेलुएट करें, क्या वो जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो क्या हमारी पॉलिसी, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही है, उसमें तमाम पैरामीटर, उसमें तमाम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, उसमें तमाम जो उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो एज पर स्टैंडर्ड वो उस रेंज में फॉलो करता है। सो आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टी का जब ऑडिट करते हैं फॉर इंश्योरिंग दी सेफ्टी कंसर्न, फॉर चेकिंग दी सेफ्टी कंसर्न्स, सो इसको हम सेकंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। एन आउटसाइड कंपनी दैट कंडक्ट्स एन ऑडिट बट हैज़ अ रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑडिट। अब क्या है, आपकी कंपनी का उस कंपनी के साथ एक सप्लायर रिलेशनशिप है, लेकिन आपके उनके साथ एज सच कोई स्टेक्स नहीं हैं। स्टेक्स मीन टू से कि वो लोग आपके एम्प्लॉयर नहीं हैं, बट वो आपके सप्लायर ज़रूर हैं। सो इस हद तक सप्लायर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम इसको जो ऑडिट करते हैं उसको हम सप्लायर ऑडिट बोलते हैं या सेकंड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। अब ये सप्लायर ऑडिट आप किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके भी करवा सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे ही ऑडिट करेगी, ठीक है। या आप अपने किसी एम्प्लॉय को डेजिग्नेट कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग दैट सप्लायर ऑडिट। ओके, इसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज टोटली बेस्ड ऑन दी स्टेक। उस किसी खास प्रोजेक्ट में रहते हुए आप अपने एम्प्लॉय को ये एक अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटेटिव कमांड देते हैं, एक असाइनमेंट देते हैं, एक टास्क सौंपते हैं कि जी आपने प्रोडक्शन सेटअप में जाके ऑडिट करना है, ठीक है। तो वो आपका एम्प्लॉय उस टाइम के लिए इंटरनल ऑडिटर कंसिडर होगा। अब इंटरनल ऑडिटर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या उसके मामलात हैं, सारे इनको हम आगे जाके स्लाइड्स में देखेंगे कि किस हद तक ये बेनिफिशियल होता है और इसमें क्या क्या कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जिस वजह से इंटरनल ऑडिट को एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। ओके, अब हम ऑडिटर की बात करेंगे। ऑडिटर कौन है? एन ऑडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू एग्जीक्यूट एन ऑडिट। To act as an auditor, a person should be certified by the regulatory authority of auditing or possess certain specified qualifications. Auditor एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा अदारा है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी फर्म है जो किसी कंपनी के बिहाफ पे ऑडिट कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर इंटरनल भी हो सकता है, ऑडिटर एक्सटर्नल भी हो सकता है, ऑडिटर सेकंड पार्टी ऑडिटर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी इंडस्ट्री, आपने किसी थर्ड पार्टी ऑडिटर को, किसी ऐसे पर्सन को हायर किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है जिसको आपने कहा कि जी आप हमारे सिस्टम का एक सर्टिफिकेशन ऑडिट करें फॉर द पर्पस टू गेट सम सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ओके, सो उस कंपनी का एम्प्लॉय या उस कंपनी की जो एक टीम है जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया ऑडिट के लिए, वो क्या है, उनको हम ऑडिटर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ऑडिटर को क्वालिफाई करने के लिए उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती हैं, कुछ उसकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसको भी असेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि ऑडिटर की क्वालिफिकेशन वो उसने पूरी की हुई हो,
ठीक है, ऑडिटर के लिए वो क्वालिफाई करता हो बाय क्वालिफिकेशन। देन उसके बाद वो कौन कौन सी ट्रेनिंग उसने हासिल की है। फॉर एग्जांपल आज की ट्रेनिंग के बाद आप लोग अपने आप को एक इस मुकाम पे समझेंगे कि आपने ऑडिटर के बारे में तमाम किस्म की जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, सो आप किसी भी प्रोजेक्ट में एज एन ऑडिटर काम कर सकते हैं। ये इससे पहले हमारी मुख्तलिफ ट्रेनिंग हुई है, हैसप इंटरनल ऑडिटर है, फिर ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल ऑडिटर, हमने इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए हैं। तो जिन लोगों ने वो कोर्सेज किए हैं, डेफिनेटली दे कैन वर्क एज एन internal auditor or auditor in different projects or with different organizations as an auditor. So फूड सेफ्टी इंटरनल ऑडिटर के लिए कम से कम फूड सेफ्टी की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, लाइक बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या PhD हो, व्हाटसएवर, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी। उसके बाद फिर ऑडिटर के उसने कोर्सेज किए हुए हों ताकि उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। Okay, then we will talk about internal auditor. An internal auditor is an employee of a company charged with providing independent and objective evaluations of the company's operational activities, like foodologist हो सकता है, chemist हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो उस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हो। सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय की कि वो उस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है, ही और शी हैज स्टेक्स विद दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद मतलब वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे तो काम कर रहा है। अब इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है कि जी हम अपनी एक न्यू रेसिपी लॉन्च करेंगे, या प्रोडक्शन प्रैक्टिस जो ऑलरेडी परफॉर्म की जा रही हैं उनमें हम फूड सेफ्टी के कुछ मामला को देखेंगे। हमने जी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने, हमने हैसप इंप्लीमेंट करना है, हमने ISO 22000 या ISO 9001 या ISO 17025 को इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री अपने ही उस एम्प्लॉय को, एक खास एम्प्लॉय को जो वो क्वालिफिकेशन पूरी करता है, उसको एक टास्क देती है, एक असाइनमेंट देती है कि जी यू विल वर्क इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर के लिए उसको फिर कुछ खास ड्यूटीज असाइन की जाएंगी, लाइक फूडोलॉजिस्ट है तो फूडोलॉजिस्ट से रिलेटेड उसको ड्यूटीज में टास्क असाइन किए जाएंगे, अगर केमिस्ट है तो उससे रिगार्डिंग उसको टास्क असाइन किए जाएंगे। सो इसको हम इंटरनल ऑडिटर बोलेंगे। अब आगे हम चल के देखेंगे कि इंटरनल ऑडिटर की क्या स्टेक्स होते हैं, किस हद तक वो प्ले कर सकता है, क्या मामला हैं। Internal auditors are responsible for verifying the effective implementation of the food safety management system. Internal auditors must complete an internal auditor training course and certain qualifications. अब उसके लिए क्या है, इंटरनल ऑडिटर को खास प्रोजेक्ट में कुछ टास्क, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, कुछ असाइनमेंट्स दी जाती हैं, जिस बेस पे वो उस रेलेवेंट एरिया में प्ले करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट specific kind of you can say project or implementation of that specific standard. ओके, सो इंटरनल ऑडिटर के लिए क्या है, उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन पूरी होना जरूरी है, उसी तरह रेलिवेंट ट्रेनिंग कोर्सेज भी किए होने चाहिए। ठीक है, अब ऑडिटर को एज एन ऑडिटर हायर करने का मकसद क्या होता है, फाइंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड एंड इफेक्टिव, आइडेंटिफाई नॉन कन्फॉर्मेंस where the system is not implemented or operating as planned, where the system does not meet requirements of the standard. अब ऑडिटर ने या इंटरनल ऑडिटर ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, उस चीज़ों को खोज लगाना है कि क्या सिस्टम हमारा कैसे वर्क कर रहा है और सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो क्या क्या नॉन कन्फॉर्मेंसेज हैं, क्या क्या डेविएशंस हैं, उन डेविएशंस या उन नॉन कन्फॉर्मेंसेज को उसने रिपोर्ट करना है।
कि सिस्टम में कौन कौन से फ्लॉज, कौन कौन सी खामियां चल रही हैं। उसी बेस पे उसने फिर इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना है। उसने फिर स्टैंडर्ड को भी बयान करना कि स्टैंडर्ड ये कहता है और हमारा सिस्टम ये है और इसमें क्या डेविएशन है, कितने % उसमें कमी पेशी है। तो सारी चीज़ों को वो एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट करेगा। ओके, आगे बात आती है ऑडिटी। पहले हमने ऑडिट की बात की, फिर ऑडिटर और फिर ऑडिटिंग की बात की, फिर हम अब ऑडिटी की बात करेंगे। ऑडिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फर्म, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका ऑडिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्री है, तो आप वहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आपका ये टास्क है कि आपने FSMS को इम्प्लीमेंट करना। उसके लिए फिर आप क्या है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करेंगे कि आप आके हमारी फर्म का ऑडिट करें। सो इन दैट केस आपकी फर्म को, आपकी फैक्ट्री को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटी बोलेंगे, जिसका ऑडिट किया जाएगा। ओके जी, यहाँ तक हमने हमारा जो ना ऑडिट की तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिट टीम। उस खास प्रोजेक्ट के लिए ऑडिट टीम कैसे फॉर्मुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल बेवरेजेस इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्री में हमारा कंसर्न है कि हमने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 को इम्प्लीमेंट करना है। ISO 22000 की सर्टिफिकेशन हमने लेनी है। उसके लिए हमें फिर क्या है, हमें अपने सिस्टम को इवेलुएट करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है और स्टैंडर्ड क्या कहता है। सारी चीज़ों को हमने स्टडी करना है, हमने गो थ्रू करना है। हमने अपने सिस्टम को भी देखना कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमारा सिस्टम किस हद तक चीज़ों को मीट कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसको भी हमने गो थ्रू होना, स्टडी करना है। स्टैंडर्ड की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनको हमने स्टडी करना है। उसके बाद अपने सिस्टम को इवेलुएट करना है और दोनों को हमने फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। फिर उसमें से गैप एनालिसिस करना, गैप्स को फाइंड आउट करना है कि हमारा सिस्टम इस स्टेज पे खड़ा है, स्टैंडर्ड ये कहता है, उसमें डिफरेंस ये है, फ्लॉज ये हैं, कमी पेशी ये है। उन कमी पेशी को कैसे पूरा करना है, कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए फिर हम एक मैकेनाइज्ड सिस्टम लॉन्च करेंगे। ओके, सो उस मैकेनाइज्ड सिस्टम को लॉन्च करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम फॉर एग्जांपल लेट्स से implementation of ISO 22000 food safety management system standard in XYZ beverages industry। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करेंगे। अब उस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या है देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे कैरी ऑन करेंगे फर्दर। उसके लिए हमें फिर एक टीम की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस टीम के बारे में हम बात करेंगे फर्दर कि टीम में कौन कौन शामिल होगा, टीम की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, टीम का हेड कौन होगा, टीम का बॉस कौन होगा, टीम में फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल कौन प्ले करेगा, केमिस्ट का रोल कौन प्ले करेगा। इस तरीके से टीम का मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, उसका जो R&D मैनेजर है वो कौन होगा, असिस्टेंट मैनेजर कौन होगा, R&D एग्जीक्यूटिव हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम फर्दर फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिट टीम में डिस्कशन करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें कौन सी पर्सनल्स की, कौन सी टेक्निकल पर्सनल्स की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें FSMS की एज अ केस स्टडी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम पहले देखेंगे हमारी टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं या कौन कौन सी नई हायरिंग्स करनी है। फॉर एग्जांपल फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करने के लिए फिर हम एक ऐड देंगे जिसमें हम कहेंगे कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पर्सन की। उसके बाद उसकी जो है ना वो एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए 3 साल का। फिर उसका ऑडिटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑडिटिंग से रेलिवेंट उसने ट्रेनिंग, उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली होंगी या उसने फिजिकल ट्रेनिंग्स ली होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मुलेशन करेंगे, उसको मतलब पेपर वर्क करके ऐड देंगे। उससे रेलिवेंट फिर लोगों को हम हायर करेंगे, उनके इंटरव्यू, उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए एक टीम बनाएंगे।
लाइक उसमें बॉस होगा, उसमें एक्सपर्टीज शामिल होंगी, उसमें फूड एनालिस्ट शामिल होंगे, उसमें मैनेजमेंट और एचआर से रिलेटेड लोग शामिल होंगे जो उस फूड एनालिस्ट का इंटरव्यू कंडक्ट करके उसको अपनी टीम का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको जॉब ऑफर करेंगे एज एन एम्प्लॉय। किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरनल ऑडिटर को हायर करने के लिए उसकी बुनियादी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, उसके बाद उसके जो अलाइड क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं, उनको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि फूड इकोनॉमिस्ट हो, बीएससी या एमएससी या पीएचडी फूड इकोनॉमिस्ट हो। उसके बाद देखा जाता है कि रेलेवेंट क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, लाइक उसने इंटरनल ऑडिटर के कोर्सेज किए हुए हैं, उसके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस हैं एज एन ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर, उसके पास क्वालिफिकेशन उसने की हुई है। तो उस बेस पे उसको प्रोजेक्ट में हायर किया जाएगा, प्रोजेक्ट में अटैच किया जाएगा। अब उसके बाद बारी आएगी कि उस प्रोजेक्ट में रहते हुए उसको कौन सा टास्क सौंपा जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है और उसके बाद उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना तजर्बाकार है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनोग्राम डिजाइन किया जाता है, जिसकी मैंने पहले बात की है कि एक मैनेजर है, एक बॉस है, एक टीम लीडर है, एक आर&डी मैनेजर है, आर&डी एग्जेक्टिव है, क्यूए ऑफिसर है, क्यूए एग्जेक्टिव है। उसके बाद फूड सेफ्टी टीम लीडर के लिए उसके क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए, जो मैंने पहले जिसकी बात बताई है कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी अलाइड क्वालिफिकेशन, उसकी रेलेवेंट जो एक्सपर्टीज है वो कितनी है। हैज़ द ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, has attended a competency based assessed training course on the application of HACCP principles or equivalent। अब क्या है, पहली बात ये कि उस बंदे को, उस ऑडिटर को हमने हायर कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कितना उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस हद तक उसको दी जाएंगी, उसको अथॉरिटेटिव कमांड कितनी दी जाएगी। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसकी एक्सपर्टीज पे। ओके, फिर हम देखेंगे स्कोप और पर्पस क्या है उस टीम का। इज द स्कोप ऑफ द फूड सेफ्टी प्लान डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स कवर्ड के उस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में हम इंटरनल ऑडिटर के लिए एक ऑर्गेनोग्राम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का स्कोप देखा जाएगा। ये स्कोप और उसका पर्पस ये दोनों इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द टीम। ओके, सो इसमें देखा जाएगा कि हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, किस प्रोडक्ट पे हम काम करना चाह रहे हैं, किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम ISO 22000 का स्टैंडर्ड या हैसप का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमारी क्या है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, प्रोडक्शन के पैरामीटर क्या हैं, इसी तरीके से हमारी क्वालिटी पॉलिसी क्या है। जो लोकल फूड अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, लाइक पंजाब में है तो पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध में है, इसी तरह बलोचिस्तान या KPK में रेलेवेंट फूड अथॉरिटीज़ की इंस्ट्रक्शन क्या हैं रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो इससे रेलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे और उसको हम अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। देन इस बेस पे हम उस स्पेसिफिक टीम को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट असाइन करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उसको कैसे कंडक्ट करना, कैसे कैरी आउट करना है। तो जब बात आती है कि उस प्रोजेक्ट को कैसे कैरी आउट करना है, लाइक ISO 22000 को इम्प्लीमेंट करना है या हैसप को इम्प्लीमेंट करना है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसके लिए फिर मैकेनिज्म वज़ा करेंगे, जिसको हम प्लान डू चेक एक्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। सो व्हाट इज प्लान डू चेक एक्ट मैकेनिज्म? एक्चुअली इस मैकेनिज्म में हम प्लानिंग करते हैं, एक्चुअली हम इस मैकेनिज्म में एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, कुछ प्लानिंग करनी है, चीज़ों को एक्चुअल वे में कैसे कैरी आउट करना है, इंटरनल ऑडिट को कैसे कैरी आउट करना है, कंडक्ट करना है। ठीक है, सो उसके अलावा अगर कोई नॉन कन्फॉर्मेंसी वगैरह होंगी, कुछ फ्लॉज होंगे सिस्टम के अंदर, कमी बेशी होगी, तो उसके ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म हमने डिफाइन करना है। सो इट विल बी कंसिडर्ड इन द PDCA मैकेनिज्म, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट मैकेनिज्म। अब ऑडिट के लिए सबसे पहले हम क्या है, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे?
टीम हमारी बन गई, टीम फॉर्मुलेट हो गई, उनको टास्क असाइन कर दिए गए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात आती है तो उसमें देखा जाता है कि ऑडिटर को किस हद तक प्ले करने के लिए रोल दिया गया, उसकी कितनी अथॉरिटेटिव कमांड दी गई है उस प्रोजेक्ट में काम करने की। फॉर एग्जांपल अथॉरिटेटिव कमांड, एक तो सबसे पहली बात देखने वाली ये है कि वो उस इंडस्ट्री के स्टेक्स हैं उस एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। सो कभी भी इंटरनल ऑडिटर को फुल अथॉरिटेटिव कमांड नहीं दी जाती। जो ये मैं एक आइडियल सेटअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन आइडियल सेटअप जो एक अच्छा सेटअप प्ले करता है, जो क्वालिटी कॉन्शियस इंडस्ट्रीज हैं, वो डेफिनेटली चाहे अपने एम्प्लॉय को ही एक इंटरनल ऑडिटर का टास्क दे रहे हैं, हाउएवर वो अपने एम्प्लॉय को पूरी अथॉरिटेटिव कमांड देंगे, वो इस चीज़ से मुबर्रा होंगे कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को वो कंसिडर करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अथॉरिटेटिव कमांड ऑफर करेंगे ताकि वो लोग उस सिस्टम में रहते हुए प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, वर्क कर सकें और सिस्टम को असेस कर सकें, ताकि फूड सेफ्टी की प्लानिंग और मैकेनिज्म को हम प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर अथॉरिटेटिव कमांड देंगे। अथॉरिटेटिव कमांड मीन्स टू से कि आप हर सिस्टम पे जाके जहाँ पे आपकी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप चीज़ों को असेस करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे जाके हर इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि इंटरनल ऑडिटर किसी प्रोडक्शन सेटअप पे जाता है, वहाँ पे रेसिपी के बारे में पूछता है, जी बताएं इस चीज़ की रेसिपी क्या है, ताकि मैं इस चीज़ को असेस कर सकूँ कि क्या ये हमारे जो अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो आगे से जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर वो आगे से कह दे कि नहीं जी मैं आपको ये चीज़ बताने का अहल नहीं हूँ या मैं आपको नहीं बता सकता, तो फिर मामला बायसनेस में आ जाएगा। हाँ, अगर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, इतनी आपके पास कमांड होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव कमांड आपके पास होनी चाहिए। और वो अथॉरिटेटिव कमांड आपको कौन देगा? आपका बॉस, आपका टीम लीडर, उस टीम का जो बॉस है वो आपको देगा, ठीक है। सो अगर आपके पास प्रॉपर अथॉरिटेटिव कमांड होगी तो डेफिनेटली तभी आप उस सिस्टम में प्रॉपरली और एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। हाउएवर अदरवाइज आप फिर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेंगे। ओके, सो ये बात थी प्लानिंग की। एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव और डिफाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड क्रिएट एन एनुअल शेड्यूल। Selecting and training of the internal auditors are also key components of the planning step. अब प्लानिंग में हमने करना है कि ऑडिट को कब करना है, कैसे करना है, किस बंदे ने करना है, क्यों करना है, किस प्रोडक्ट के लिए करना है, किस सिस्टम के लिए करना, ISO 22000 या FSSC या HACCP या फूड सेफ्टी हलाल, किस चीज़ के लिए ऑडिट करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आएंगी। कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कब करना क्या है। एनुअली आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, बाई एनुअली शेड्यूल कर सकते हैं, मंथ बेस पे कर सकते हैं, डेली बेस पे कर सकते हैं, वीकली बेस पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट अंडर स्टडी। ओके, अब डू में क्या आता है कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे ऑडिट की जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट द प्लान और एग्जीक्यूट द प्रोसेस, प्रोसेस को और प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना, असल में कैसे कंडक्ट करना है। विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवेल्युएशन। अब रेलिवेंट स्टेज पे, रेलिवेंट सेटअप पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम हैसअप की बात करें, फूड सेफ्टी के मामला इसमें आ जाते हैं, तो आप A to Z प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, हर स्टेज पे जाके आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब इसके लिए क्या है, आपके बॉस ने आपको इतनी अथॉरिटेटिव कमांड दी हुई होनी चाहिए ताकि आप उस स्टेज पे, सेटअप पे जाके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉई हैं इंडस्ट्री के, तो आपको इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपने वहाँ पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को जस्ट फॉर रेलिवेंट पर्पज ही यूज़ करना है, ठीक है। सो उसके बाद जिस स्टेज पे आप जाते हैं वहाँ पे जो वर्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप अच्छे तरीके से उधर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो बताएं कि जी इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एज इंटरनल ऑडिटर टास्क असाइन किया गया, ये मेरा कार्ड है, एम्प्लॉय कार्ड है। सो मुझे ये
इंफॉर्मेशन यहाँ से आपसे कलेक्ट करनी है, बड़े पोलाइट वे में, बड़े ही प्रोफेशनल वे में, अच्छे अंदाज में, बिल्कुल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से आप वहाँ से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। उस बंदे को कॉन्फिडेंस मिले, कॉन्फिडेंस में इस तरीके से नहीं लेना कि उसको ये ना जाहिर हो तो आप पर्सनल हो के उससे कुछ इंफॉर्मेशन अखज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि प्रोफेशनल वे में, कॉन्फिडेंट वे में आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। Okay. Look for deviations in the implementation against the plan and check for appropriateness and completeness. This step involves utilizing the inter-output checklist to for assessment and includes conducting this assessment for non-conformities according to standard classification of critical, major and minor non-conformities. Okay. आपके पास क्योंकि स्टैंडर्ड मौजूद होगा, क्वालिटी पॉलिसी या लोकल फूड अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली ही आप सारी चीज़ों को असेस करेंगे। आप सारी इंफॉर्मेशन को पहले अखज़ करेंगे, वहाँ से लेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे अपने सिस्टम में, आप उसको एवेलुएट करेंगे, जज करेंगे और उस बेस पे ही आप कुछ तरीके से इसको मतलब डिक्लेयर करेंगे कि वेदर इस स्टेज पे क्रिटिकल, मेजर या माइनर नॉन कंफॉर्मिटी चल रही है। डेफिनेटली किसी न किसी हद तक वहाँ पे कोई डेविएशन चल रही होगी, कुछ नॉन कंफॉर्मेंसी वहाँ पे चल रही होंगी, तो उनको आपने कैसे बयान करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये भी सारा प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल, मेजर और माइनर नॉन कंफॉर्मिटीज की फॉर्म में उसको वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आपने ली है उसको डिलीवर करेंगे, वेदर इट इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर, whether it is a major, whether it is a minor non-conformity that is being held or that is being uh, uh, you may say that is being uh, held at that stage from where you are collecting or getting that relevant information regarding the standard or the set quality policy. Okay, उसके बाद आपने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। चेक एंड बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, आपने देखना है कि इसको कैसे, जो डेविएशन है या नॉन कंफॉर्मिटी है, जो मेजर, क्रिटिकल या माइनर की फॉर्म में आपके पास आई है, इसको आप कैसे इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन मेंटेन करेंगे, कैसे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे इसके ऊपर। So this step includes writing the non-conformity report and assigning responsibility and deadlines for conducting root cause analysis and corrective action. अब यहाँ पे आप डू में आप गैप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। गैप एनालिसिस ये होता है कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है और एक्चुअल सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, गैप एनालिसिस के बाद आप चेक एंड बैलेंस करेक्टिव एक्शन लॉन्च करेंगे वहाँ पे कि जी अगर डेविएशन ये चल रही, फॉर एग्जांपल वाटर फिल्ट्रेशन में या डेयरी प्रोसेसिंग में, अगर वहाँ पे माइक्रोबियल एनालिसिस आपने किया है तो ये डेविएशन चल रही है, अगर इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए तो स्टैंडर्ड से ये डेविएशन चल रही है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आप कैसे मेंटेन करेंगे, वहाँ पे जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, कंट्रोल मैकेनिज्म, वो वर्किंग में आना चाहिए, उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन क्या होने चाहिए उसकी आगे एग्जाम्पल मैं आपको चल के बताऊँगा। ओके, अब आगे बात आती है एक्ट, follow up with the corrective actions in this check step and verify the corrective actions are effective and will prevent future reoccurrence. अब जो करेक्टिव एक्शन आपने लिया है उसके ऊपर आपने एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, एक सर्विलेंस मेंटेन करनी है, ताकि आपको पता चले कि इस करेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट ये डेविएशन आ रही है, उसको फ्यूचर में रीअकरेंस से कैसे प्रिवेंट करना है। दैट इज द बेसिक follow-up step that should be considered over here. ओके, अब हम बात करेंगे ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या नेसेसिटीज, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मिंग द ऑडिट, एनालाइज की प्रोसेसेस, आप किसी भी स्टेज पे जाके वहाँ पे की प्रोसेसेस को अच्छा असेस करें, एवेलुएट करें। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में आप कोई इंग्रेडिएंट आप ऐड कर रहे हैं रेसिपी में, फॉर एग्जांपल शुगर ऐड करनी है, कोई कलर ऐड करना है, कोई फ्लेवर ऐड करना है, ठीक है, कोई यीस्ट ऐड करना है बेकिंग स्टेज पे, तो वो किस तरीके से ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, ठीक है, हर चीज़ को आपने गहराई में जाके टू दी पॉइंट असेस करना है, एनालाइज करना है। देन आइडेंटिफाइंग की कंट्रोल्स, अब कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, किस जगह से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। फिर एवेलुएटिंग दी एडिक्वेसी, सिस्टम कितना एडिक्वेटली वर्क कर रहा है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद टेस्टिंग कंप्लायंस की बात आएगी। अब टेस्टिंग कंप्लायंस की दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ऑन द स्पॉट जो टेस्टिंग चल रही है, उसके अलावा
कुछ थर्ड पार्टी लेबोरेटरी में भी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ISO 22000 के केस में हमें ISO 17025 सर्टिफाइड लेबोरेटरी से टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर दैट पर्पज हमें उस सैंपल को उस लैब में भेजना है। ठीक है, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कैसे भेजना है, उसके लिए भी आपके पास सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रेलेवेंट पर्सन को वहाँ पे डिप्लॉय करना जरूरी है। फिर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, उस टेस्टिंग के लिए रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है। रिकमेंडिंग स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स, अब आपने उस सारी बेस पे कंट्रोल्स एंड चेक मार्क्स आपने डिफाइन करने हैं कि कंट्रोल कहाँ से इस चीज़ को किया जा सकता है, इस मैकेनिज्म को, स्पेसिफिक स्टेप को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल या बैलेंस किया जा सकता है। ओके, उसके बाद टेस्टिंग मेथड्स टू इम्प्रूव कंप्लायंस विद की कंट्रोल और फॉलो अप ऑफ एक्शन। अब आपने वहीं पे सजेशंस भी अपनी देनी है कि आप अगर इस चीज़ को ऐसे मॉडिफाई कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये हमें ज़्यादा स्टैंडर्ड के करीब लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और इनके ऊपर फॉलो अप ऑफ एक्शंस। ठीक है, देन ऑडिटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं, ऑलरेडी हम उनको डिस्क्राइब कर चुके हैं, मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनल ऑडिटिंग के स्टेप्स क्या हैं, क्रिएट ऑडिट शेड्यूल और फिर उसका प्लान बनाएं। शेड्यूल क्या है, एनुअली, बाई एनुअली, डेली या वीकली या मंथली बेस पे, कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टू बी कैरिड आउट। देन होल्ड ओपनिंग मीटिंग्स। ओके, ओपनिंग मीटिंग्स क्या होती हैं, आप जिस स्टेज पे भी जाते हैं, जिस सेटअप पे भी जाते हैं, वहाँ से उस रेलेवेंट वर्कर या जो एम्प्लॉयर है, डिप्लॉयर है, वहाँ पे जो, उससे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उससे सवालों जवाब करने हैं कि ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी इसमें रेसिपी ऐड कर रहे हैं, कितना कलर, कितना फ्लेवर कैसे ऐड कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे, ठीक है, कितने प्रेशर पे इसकी होमोजेनाइजेशन हो रही है। ये सारे मामला A to Z रेलेवेंट क्वेश्चन अनबायस्ड होते हुए आपने उससे ओपनिंग मीटिंग में सारी चीज़ें पूछनी है। देन ऑडिट कंडक्ट करेंगे एज पर PDCA मैकेनिज्म। देन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल में प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है और जो डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें रिटन फॉर्म में लिखी जा रही हैं, उनको आप एवेलुएट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चीज़ों को सिस्टम के साथ वेरीफाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखनी है सेम सिस्टम में वैसे ही चल रही हैं, ऑपरेशन वैसे ही चल रहे हैं, या ऑपरेशन कुछ और चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट में बस खानापुरी के तौर पे वो बनाई जा रहे हैं जस्ट मैनेजर या बॉस को दिखाने के लिए। नहीं, आप दोनों को ऑन साइट वेरीफाई करेंगे, उनको सर्च करेंगे, फिर उस बेस पे आप ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी, ये एक स्लाइड में चल के हम देखेंगे। और ओके, उसके बाद होल्ड क्लोजिंग मीटिंग। क्लोजिंग मीटिंग क्या है, आप अपने बॉस के पास जाएंगे, अपने मैनेजर, अपने एग्जेक्टिव के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि जी इस सिस्टम में, इस सेटअप में मैं गया हूँ, वहाँ की इंफॉर्मेशन दी है, वहाँ पे एक्चुअल वे में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, ये स्टैंडर्ड हमें कहता है और ये डॉक्यूमेंट्स हमें बता रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में अपने मैनेजर या अपने बॉस या सुपरवाइजर के पास ले जाएंगे, उनके साथ क्लोजिंग मीटिंग कंडक्ट करेंगे और उसी तरह आप ऑडिट फाइल प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा और इस बेस पे आप उसका फॉलो अप भी लेंगे। फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ऑडिटिंग के स्टेप्स क्या हैं, एज एन ऑडिटर यू विल चेक डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपके पास इतनी अथॉरिटेटिव कमांड होनी चाहिए। एक अच्छे ऑडिट की निशानी होती है कि आप हर जगह पे जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को असेस कर सकें। ऐसा ना हो कि आप किसी जगह पे किसी स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो आपको कहता है नहीं जी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने का मजाज नहीं। हाँ, आपके पास इस केस में आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय कार्ड या ऑडिटर कार्ड। आप वहाँ पे बता सकें कि देखें जी इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये ड्यूटी साइन की गई है, सो आपका ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये सारी चीज़ें मुझे दिखानी है। अब आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पर्सनल नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक अथॉरिटी ही नहीं दी गई इस चीज़ को पूछने की, रेसिपी को पूछने की, या रेसिपी आपसे कंसर्न भी नहीं है तो आप उससे वो रेसिपी के मतलब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, तो ये फिर अनफेयर होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखना। देन ऑब्जर्व प्रोसेसेस एंड कंपेयर देम विद डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस। आप दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करें, गैप एनालिसिस करें।
देन इन्वेस्टिगेट एनी डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें और उसको फिर ऑडिट ट्रेल्स में और ऑडिट रिपोर्ट्स में उनको मेंशन करें। ओके, टेक गुड नोट्स, हर जगह पे राइटिंग की आदत अपनाएं, चीज़ों को राइट अप में लेके आएँ ताकि चीज़ों को फोकस्ड वे में कंसिडर किया जा सके। ओके, अब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के लिए रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। अब डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्ट राइटिंग इज द मोस्ट इम्पेरेटिव थिंग while conducting internal audit. Each and every step should be documented and in a written form. ओके, सो रिटर्न चीज़ की ही इम्पोर्टेंस है। ज़ुबानी कलामी चीज़ें आप वहाँ पे ओपनिंग मीटिंग में तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन जब आपने आगे फर्दर चीज़ों को कन्वे करना है तो डेफिनेटली आप एक रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड की फॉर्म में आप चीज़ों को कन्वे करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिटिंग रिपोर्ट। ओके, वंस यू कंप्लीट योर ऑडिट you will prepare an audit report and document any non-conformance। जहाँ पे भी कोई हैंकी फैंकी हो रही है, कोई डेविएशन चल रही है, नॉन कन्फॉर्मेंस शो हो रही है, एनसी शो हो रही है, तो उनको आप रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। रिटन फॉर्म में कैसे? राइटिंग एक पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, उसका पिक्चर हो सकता है, उसका इमेज हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वहाँ पे वीडियो हो सकती है, जो सिस्टम के मामला चल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। द रिपोर्ट विल आल्सो इंक्लूड जनरल इंफॉर्मेशन, उस प्रोजेक्ट, उस जो मामला है उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि जी फॉर एग्जांपल पानी के अंदर इकोलाई का मामला है, पहले आप उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देंगे, पानी के अंदर इकोलाई की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या इसका फूड सेफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट है। उसके बाद आप बताएंगे कि वहाँ पे मैंने किन किन लोगों को मिला हूँ, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन ली है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को कैसे वर्क करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है, और दोनों के दरमियान गैप एनालिसिस स्टडी क्या है। ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वीडियो है, ऑडियो है, या और कई तरीके हो सकते हैं। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से रिव्यू किए हैं, सिस्टम कैसे एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, फिर जनरल समरी एंड असेसमेंट ऑफ हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग। अब आप यहाँ पे अपने व्यूज बताएंगे कि सिस्टम को कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे मामला को टैकल ऑन करना चाहिए, ताकि सिस्टम में एक्चुअल सिनारियो क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, और आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी असेसमेंट इस बारे में क्या है, आपके व्यूज़, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो मतलब एक जो एक्सपर्टीज़ है वो उस बारे में क्या राय रखती हैं। इन सारी चीज़ों को आपने कंपाइल वे में अपने बॉस या मैनेजर को रिपोर्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। ओके, अब हम चेकलिस्ट की बात करेंगे कि जितना भी ऑडिट है वो चेकलिस्ट बेस्ड होना चाहिए। मतलब क्या है, ऑडिट की सबसे बड़ी कामयाबी ही ये होती है और सबसे अच्छाई खूबी यही होती है कि ऑडिट शुड बी चेकलिस्ट बेस्ड, ना कि आप ज़ुबानी कलामी चीज़ें वहाँ से पूछें और बताएं और असेस करें और उनको रिपोर्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास परखने के लिए एक पैमाना होना चाहिए, एक एनालिसिस फॉर्म होना चाहिए, जिस बेस पे आप उस स्पेसिफिक स्टेज पे, स्टेशन पे जाके चीज़ों को एवेलुएट करें और उनको टिक, क्रॉस या कंफॉर्मेंस या नॉन कंफॉर्मेंस की बेस पे, मेजर, माइनर या सीवियर नॉन कंफॉर्मेंस की बेस पे आप उसको, या क्रिटिकल की बेस पे आप उसको डेजिग्नेट कर सकें। सो इसको हम चेकलिस्ट बेस्ड ऑडिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी का एक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आप कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन के वाले से आपने वर्कर्स को देखना है, वर्कर की जो सेफ्टी के मामला हैं, वर्कर की सफाई सुथराई के मामला हैं, उनको आपने देखना है। तो उसके लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। आप चेकलिस्ट का सैंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर के ऊपर आप एम्प्लॉयज़ के नाम लिखें, शिफ्ट वाइज देखें उनको, शिफ्ट कौन सी है, ए बी सी, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड या थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद डेट मेंशन करें। फिर पर्सनल हाइजीन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करें, लाइक हैंड वॉशिंग है, नेल्स कटिंग है, शेव या कटिंग,
हेयर कटिंग है, वूंड्स या कट्स है, इन्फेक्शियस डिजीज है, हेल्थ स्टेटस है, यूनिफॉर्म, एप्रन, हेयर नेट, कैप, उसके बाद ज्वेलरी है, शूज़ हैं, या और इसके अलावा पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स हो सकते हैं, उनको आप मेंशन करें। फिर उसके बाद नीचे रिमार्क्स, करेक्टिव एक्शन और सिग्नेचर के साथ को मार्क करेंगे। अब होगा क्या, एम्प्लॉय नेम की जगह पे आप एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, किस स्टेशन पे आप गए वहाँ पे, जिस शिफ्ट में आपने देखा वहाँ पे आप इस जगह में आप वो चीज़ मेंशन करेंगे। फिर आप देखेंगे पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स आपने कौन कौन से स्टडी किए। सब एम्प्लॉयज़ के आपने हैंड वॉशिंग देखे, हैंड वॉश करवाए हैं, ये हैंड वॉश उन्होंने करके काम कर रहे थे, उनके नेल्स कटे हुए थे, शेव या कटिंग प्रॉपर की, वोन्स या कट्स तो नीचे, जिल्द के ऊपर कोई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं थी, ठीक है। हेल्थ स्टेटस कैसा था उनका ओवरऑल, फिर उसकी यूनिफॉर्म और एप्रन की क्या कंडीशन थी, हेयर नेट और कैप पहनी हुई थी या नहीं, फिर उसने ज्वेलरी पहनी थी, अगर कोई फीमेल काम कर रही है उधर या मेल है उनको घड़ी अंगूठी कुछ लगा मामला तो नहीं, तो उनके शूज़ कैसे थे, मीन्स टू से ओवरऑल उनका वर्किंग बिहेवियर दुरुस्त था कि नहीं, ये सारी चीज़ें सारे पैरामीटर इस चीज़ को शो करेंगे। तो इसको आप टिक, क्रॉस या सी और एन सी कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मेंस के साथ आप इसको डेजिग्नेट करेंगे और इस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। इस चेकलिस्ट बेस पे आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने नीचे रिमार्क्स देंगे कि जी मेरे ये रिमार्क्स हैं, स्टैंडर्ड ये कहता है। उसके बाद करेक्टिव एक्शन यहाँ पे ये लिया गया। करेक्टिव एक्शन क्या लिया गया कि जी ए एम्प्लॉय ने नेल्स नहीं कट किए हुए थे, उनके नेल्स को कट करवाया गया। वोन्स या कट्स का इशू था, किसी एम्प्लॉय की स्किन के ऊपर इन्फेक्शियस डिजीज थी, ब्लिस्टर्स थे, ठीक है। तो मेडिकल हिस्ट्री किसी एम्प्लॉय की, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को आप असेस करेंगे और एक्चुअल सिचुएशन को देख के इस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से फिल करके वहाँ पे नीचे करेक्टिव एक्शन में चीज़ों को मेंशन करेंगे और अपने सिग्नेचर्स के साथ इसको मार्क करके अपने जो रिपोर्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें आप इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन सेटअप पे किसी जगह पे कुछ एम्प्लॉयज़ के हैंड्स प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कहीं पे मिक्सिंग की ज़रूरत होती है, कहीं पे मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं चाहिए, हैंड्स के साथ मिक्सिंग चाहिए, या किसी भी वे में प्रोडक्ट के साथ एम्प्लॉय के हाथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस केस में हम क्या है, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन को इंश्योर करेंगे। अब इसी तरीके से इसको एम्प्लॉयज नेम, शिफ्ट के साथ और डेट के साथ डेजिग्नेट करेंगे और नीचे फिर टाइमली इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 से 12, 12 से 2। फूड सेफ्टी का जनरल और बुनियादी असूल ये है कि हर 2 घंटे के बाद आपने एम्प्लॉयज़ के हाथों को वॉश करवाना है, ठीक है। तो ये फूड सेफ्टी भी यही कहती है। और आजकल जैसा कि कोविड की सिचुएशन है, कोविड के मामला हैं, इस केस में भी हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और हर स्टेज पे हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ 2 घंटे की बजाय भी इसको 1.5 घंटे पर लेके आना चाहिए, ताकि हैंड वॉशिंग और जो प्रॉपर कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन, इसको हम अवॉइड कर सकें। तो हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पेरेटिव इन दिस सेंस। अब इसी तरीके से वहाँ पे उनको हैंड वॉशिंग करने का पता होना चाहिए, हैंड वॉश कैसे करने हैं, क्या मामला हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने टाइम बेस पे कंसिडर करना है। इस तरह से रिमार्क्स, करेक्टिव एक्शन और सिग्नेचर को डेजिग्नेट करना है। देन CCPs के लिए आप कौन सी चेकलिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को भी हमने देखना है। लाइक CCP नंबर होगा, हैजर्ड डिस्क्रिप्शन और कंट्रोल मेजर्स कौन कौन सी ली गई हैं, क्रिटिकल लिमिट्स क्या लगाई गई, जैसे मैंने बताया इकोलाई की फॉर्म में, इकोलाई के केस में वाटर फिल्ट्रेशन में हम देखेंगे कि पानी में इकोलाई की इतनी मिकदार नहीं आनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे आप उसकी क्रिटिकल लिमिट्स को वाजे कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग प्रोसीजर कैसे, उस पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया गया, डेविएशन प्रोसीजर्स क्या हैं, वेरिफिकेशन प्रोसीजर और हैसअप के रिकॉर्ड्स के नंबर के साथ इसको मेंशन करें। इसी तरह इसको डेट और अप्रूव्ड बाय, किस बंदे ने अप्रूव किया, कब अप्रूव किया, इसके साथ आप इसको मेंशन करेंगे। देन एक और चेकलिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक करेक्टिव एक्शन प्लान है, वो कैसे, रिपोर्ट किसने सबमिट की, ऑडिट की डेट क्या थी, वैल्यूएटर कौन था, इंस्ट्रक्टर कौन था, प्रोजेक्ट इंचार्ज या चेयरपर्सन कौन था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट,
किन किन जगहों में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, गुंजाइश है, रिकमेंडेशंस क्या है आपकी उस करेक्टिव एक्शन को लेके कि इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्शन क्या लेना है। एक्शन ये है फॉर एग्जांपल जी हाथ धुलवाए गए हर बंदे के, 3 घंटे की बजाय हमने 2 घंटे पे टाइम सेट कर दिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है, उधर का सुपरवाइजर है, उधर का इंचार्ज है, ठीक है। टारगेटेड कंप्लीशन डेट क्या है, सारी चीज़ें के साथ डेट साइन स्टेप के साथ उसको आपने फर्दर रीवैल्यूएट करना है। सो यहाँ तक हमने सारी चेकलिस्ट को देखा है। इसके अलावा भी कई चेकलिस्ट हो सकती हैं, आप खुद से चेकलिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग एंड local situations. Okay, then improvements recommended in food safety scheme, improvements based on the actual परफॉर्म्ड ऑडिट, जो आपने परफॉर्म किया गया है, ऑडिट परफॉर्म किया गया, उस बेस पे आप इम्प्रूवमेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि इस जगह पे ये इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है और इस सिस्टम, इन सारी चीज़ों को ऐसे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके सिस्टम को अपडेट किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, जो रिपोर्ट आपने मैनेजमेंट को दी है, मैनेजमेंट उसको रिव्यू करेगी, उस रिव्यू की बेस पे सिस्टम में अपडेट्स लेके आ सकती है। जो इंटरनल ऑडिट आपने किया है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, उस बेस पे भी आप इम्प्रूवमेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं डेफिनेटली। फिर करेक्टिव एक्शन जो आपने लिए हैं, डेफिनेटली उस बेस पे आप सिस्टम को अपडेट करेंगे। वेरिफिकेशन जो आपने की ऑन साइट वेरिफिकेशन की, उस बेस पे फिर वैलिडिटी उसकी क्या है, फिर इसी तरह सिस्टम में ओवरऑल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स को आप इनकॉर्पोरेट